गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः पद परिचय पाठ के अंतर्गत बाकी जो विशेषण हैं, क्रिया विशेषण हैं आदि, उनका पद परिचय कैसे दिया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विशेषण का पद परिचय कैसे दिया जाता है। उसको समझाया जाएगा कि विशेषणों के पद परिचय से संबंधित क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती। तो सबसे पहले विशेषण के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। विशेषण आप जो कि जानते ही हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषण कहलाते हैं, उनके बारे में विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, जब इसका ज्ञान होगा तब हम विशेषण के शब्दों का पद परिचय भली भांति दे पाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि विशेषता बताने वाले शब्द, चाहे वो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो अब विशेषण का पद परिचय हमें देना है। यहाँ एक वाक्य मैंने लिखा है, माता ने घायल बच्चे को उठा लिया। माता ने घायल बच्चे को उठा लिया। अब इसमें घायल जो शब्द है वो बच्चे की विशेषता को व्यक्त कर रहा है। बच्चा संज्ञा है और घायल उसके विशेषण के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो विशेषता बताने वाला वो शब्द है। बच्चा कैसा है? घायल। बच्चा स्वस्थ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, लेकिन सब उसके विशेषण के रूप में ही दिखाई देंगे, सब उसके विशेषण के रूप में ही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो घायल शब्द है वो भी उस बच्चे के विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। उस बच्चे अर्थात संज्ञा जो शब्द है बच्चे, उसके रूप में ही वो कार्य कर रहा है। तो घायल शब्द का ही हम पद परिचय कैसे देंगे, क्योंकि वो विशेषण का शब्द है। तो घायल जो विशेषण का शब्द है उसका पद परिचय हम कैसे देंगे, इसी के बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम घायल शब्द जो है वो किस विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है वो लिखेंगे। तो घायल शब्द जो है वो भेद के अंतर्गत आता है। किस भेद के अंतर्गत? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण का जो भेद है गुणवाचक विशेषण, उसके अंतर्गत घायल शब्द आता है। तो भेद का नाम हम क्या लिखेंगे? गुणवाचक। फिर लिंग उसका क्या है? घायल पुल्लिंग। घायल जो शब्द है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो लिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। वचन किस रूप में? एक वचन रूप में है या बहुवचन रूप में? तो घायल शब्द एक वचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है। घायल शब्द एक वचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो घायल किस रूप में आएगा? एक वचन रूप में। पुल्लिंग है ये। और आप जानते ही हैं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं विशेषण की प्रयोग की जाती हैं या मानी जाती हैं। तो घायल जो अवस्था है वो मूलावस्था है। घायल जो शब्द है वो मूलावस्था, विशेषण की पहली अवस्था अर्थात मूलावस्था के अंतर्गत ही आएगा। तो इसलिए इसके रूप में हम लिखेंगे मूलावस्था। मूलावस्था। अब अवस्थाओं को हमने बता दिया। अब ये घायल जो विशेषण शब्द है इसका विशेष्य कौन सा है?
इसका विशेष्य है बच्चे। बच्चे, तो विशेष्य के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? बच्चे। तो इस तरह से किसी भी विशेषण शब्द का पद परिचय दिया जाता है। एक बार पुनः मैं दोहराती हूँ और आप ध्यान से इसे समझिए और याद रखिए। सर्वप्रथम ये जानिए कि विशेषण कहते किसे? विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये वाक्य है जिसमें ये घायल जो शब्द है वो बच्चे जो है बच्चे के विशेषण के रूप में दिखाई दे रहा है। तो घायल शब्द ही विशेषण का शब्द है। उसका हम कैसे पद परिचय दें? तो घायल शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आ रहा है? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। तो भेद इसका हुआ गुणवाचक विशेषण। फिर घायल शब्द किस लिंग का है? तो वो पुल्लिंग का शब्द है। तो वो घायल शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अब किस वचन में है वो? तो एक वचन रूप है घायल शब्द का। तो हम उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? उसके पद परिचय में क्या लिखेंगे कि एक वचन रूप। फिर घायल शब्द की अवस्था क्या है? मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है या उत्तमावस्था में? तो जिस अवस्था में वो शब्द रहेगा उस अवस्था का ही परिचय हम दे सकते हैं। तो घायल जो शब्द है वो अपने मूल अवस्था में है, अर्थात वो मूलावस्था विशेषण की पहली अवस्था अर्थात मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। अब उसका विशेष क्या है? घायल का विशेष बच्चे। कौन घायल है? तो बच्चे की बात हो रही है। बच्चे, तो वो बच्चा घायल है, इसलिए उसका विशेष क्या बन रहा है? बच्चे। तो ये विशेष के अंतर्गत हम बच्चे लिखेंगे। तो इस तरह से एक शब्द का परिचय देने के लिए हमें इस तरह से उसके हर एक बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके ही लिखना पड़ता है। उसका परिचय इसी तरह से सही ढंग से या कह लें समुचित ढंग से दिया जा सकता है। अब आपने विशेषण का पद परिचय तो समझ लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्रिया। क्रिया के जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय कैसे दिया जा सकता है? सबसे पहले तो आपको क्रिया की परिभाषा से अवगत होना पड़ता है। यदि आप क्रिया की परिभाषा जानते हैं, क्रियाओं के भेद जानते हैं, तब आप क्रिया के किसी भी शब्द का पद परिचय बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है? काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। काम का किया जाना या होना दोनों ही रूप क्रिया का रूप होता है। अब यहाँ एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बातचीत करने से ज्ञान बढ़ता है। बातचीत करने से ज्ञान बढ़ता है। ये बढ़ता है वो है क्रिया, यही क्रिया। तो अब इस बढ़ता है को हम कैसे पूर्ण रूप से इसका परिचय दे सकते हैं? तो उसी को हमने यहाँ पर उठाया है कि किस तरह से बढ़ता है को आप क्रिया के किस रूप में है वो, किस काल में है वो, क्रिया का कौन सा भेद उस पर लागू हो रहा है, ये सब कुछ आपको स्पष्ट करना रहेगा। तो सर्वप्रथम बढ़ता है, ये कौन सी क्रिया? अकर्मक सकर्मक। अकर्मक या सकर्मक? तो ये क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि कुछ न कुछ तो बढ़ता है। तो यहाँ अकर्मक नहीं है बल्कि ये सकर्मक क्रिया है। तो ये सकर्मक क्रिया बढ़ता है
वचन में दिखाई दे रहा है, एक वचन में या बहुवचन में। तो ये एक वचन में दिखाई दे रहा है तो ये एक वचन रूप है। फिर ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया, काल में यदि हम देखें तो ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया दिखाई दे रही है। बढ़ता है, खाता है, आता है, ये इस तरह की क्रियाओं का जब भी प्रयोग होता है तो वो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो इसलिए बढ़ता है यहाँ पर है तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया ये है। अब बातचीत करने से क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। तो इस क्रिया का कर्म क्या है? ज्ञान है। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिया वाले शब्द का पद परिचय भली भांति दे सकते हैं। अब तीसरा जो बिंदु है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय कैसे दिया जा सकता है उसको भी हम समझ लें। ये उदाहरण मैंने लिखा है एक। पहली बात तो आपको पता ही है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं और उसके जो भेद हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। तब उसका पद परिचय देना बड़ा ही आसान हो जाता है। फिर भी मैं कैसे दिया जाता है इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप समझिए इसे। नचिकेता बार बार पूछने लगा। नचिकेता बार बार पूछने लगा, ये उदाहरण। पूछने लगा ये क्रिया है और बार बार क्या है? वो उस क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है तो वो क्रिया विशेषण हुआ। अब बार बार जो शब्द है वही क्रिया विशेषण वाला शब्द है, तब हम उसका बार बार शब्द का पद परिचय कैसे देंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। बार बार ये शब्द क्रिया विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? कालवाचक के अंतर्गत। कालवाचक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कालवाचक। कालवाचक, ठीक। अब पूछने लगा। पूछने लगा क्या है? वो क्रिया है और क्रिया की विशेषता है बार बार। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण का परिचय दे सकते हैं जिससे कि क्रियाओं के विशेषणों के बारे में जितना परिचय हो सकता है वो इसी क्रम में दिया जाता है। तो नचिकेता बार बार पूछने लगा। पूछने लगा ये क्रिया है और क्रिया ये कैसी है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया पूछने लगा है लेकिन वो बार बार पूछने लगा है तो बार बार जो है वो उसी क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये बन रहा है क्रिया विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण बन रहा है। अब इसका हम पद परिचय कैसे देंगे? क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना होगा कि वो क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से किस भेद के अंतर्गत आ रहा है। तो ये बार बार ये समय का बोध करा रहा है, इसलिए कालवाचक हो रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। और पूछने लगा क्रिया की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे और अपनी किताबों से और अध्ययन करें। धन्यवाद।